हेलो बच्चों। अब देखो एग्जाम आ चुका है पास में। हमें बहुत ही शॉर्ट वीडियो की जरूरत है। जैसे बीएसटी लाइक जो सब्जेक्ट है हमारा, अगर वो 10 या 12 मिनट में हमें एक चैप्टर रिवाइज करने के लिए मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या चाहिए। ठीक है, तो वैसे नोट लेकर आया मैं, 2-3 पेज की नोट होगी हार्डली, और एक थोड़ा सा माइंड मैप टाइप का, और फिर आगे ये 10 मिनट का पूरा लेक्चर होगा। फिर तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगी शॉर्ट। ऐसे हमारे पास आईटी की 12 मिनट की सीरीज है, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो देख लेना। अब ये मैं लेके आऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं आज, चैप्टर बिल्कुल लास्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको, कोपरा। तो ये हम अभी पढ़ेंगे 10 मिनट में, 12 मिनट में। हर एक चैप्टर को मैं ट्राई करूंगा कवर करने के लिए, अच्छी से समझाने के लिए। समझ जाना, कुछ शॉर्ट फॉर्म भी है उसको याद रख लेना। फिर चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल क्विक क्विक रिवाइज हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लास्ट मिनट रिवीजन बोर्ड से पहले। ठीक है, चलो देर ना करके शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा 12 मिनट है, उसमें हमको चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। आ जाओ देखो। पोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जिसको नोट बनानी है वो नोट ले लेना, अदरवाइज मैं हमारे पास यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं इस नोट को अपलोड कर दूंगा। सेम कॉमर्स अफेयर्स नाम के यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक इसके नीचे है, वो क्लिक करके ना वहां पे कर लेना। तो ये तुमको सारे नोट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी वहां पे मिल जाएंगे। तो देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब साथ में ये भी लिखा है यहाँ पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2019 क्यों? क्योंकि याद रखना, ये 2019 की ये रिवाइज है, पहले ये था, अब रिप्लेस होके ये हो गया 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो ये आया था वो अक्टूबर में आया था। याद रखना, बहुत टाइम पे तुम्हारे एक कंफ्यूजन या डेट होगा, बट एक्चुअली बोर्ड के लिए हम किसको मानेंगे, नेट की डेटा को नहीं मानेंगे, जितना हम एनसीईआरटी को मानेंगे। तो एनसीईआरटी में याद रखना, ये लिखा हुआ है कि जुलाई 1987 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुआ अगर पूछता है तो 1987 ये एक्ट पास कब हुआ था पार्लियामेंट में, 1986। अभी हाउएवर ये रिप्लेस हो गया, अभी है नहीं। अभी हमारे पास कौन सी है ये, 2019 वाली है। ठीक है, अब आ जाओ, देखना यहाँ पे, ध्यान रखना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्चुअली हम पढ़ेंगे क्यों। ये जो एक्ट पढ़ेंगे, बस बेसिक सी एक लाइन में याद रखना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यानी आज की डेट में बिजनेसमैन जो है वो अपने सामान को सेल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, दे आर ओनली प्रॉफिट मोटिव। अगर ये एक्ट वगैरह हमारे पास नहीं होगा, एक कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं बढ़ेगा, तब जाके कंज्यूमर प्रॉपर सामान खरीद नहीं पाएगा कुछ भी करके। आज की डेट में भी मैक्सिमम जो कंज्यूमर है वे ड्यू टू मिसलीड एडवर्टाइजमेंट देख देख के, बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम से कहीं से भी इन्फ्लुएंस होके वो सामान को खरीद डालते हैं। इनके पास कोई अवेयरनेस नहीं होता क्या इंग्रेडिएंट है, क्या जहर को भी खरीद लेते हैं, वो कोई आइडिया नहीं क्या क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे हैं, सारे ऐसे करते हैं। तो इस सारे चीज को यहाँ पे कवर अप करने के लिए, क्योंकि सरकार की क्या है, वेलफेयर मोटिव है, वो अपनी जनता को प्रोटेक्ट करेगा एज वेल एज कंज्यूमर को, तो इसलिए सरकार ने ये एक्ट पास किया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट पास होने से पहले ऐसे कोई और संस्था था क्या कि जिसको, जो हमें कंज्यूमर को अवेयरनेस बढ़ाना ऐसे काम करता था कि हाँ ये सामान लो ये मत लो, अगर कंज्यूमर को गलती से कोई मिसलीड कोई सामान ले लिया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसके बाद क्या, कंज्यूमर को गाइड करने के लिए किया, एजुकेशन करने के लिए उनको क्या है। तो यहाँ पे हम पहले एनजीओ थे, तो मैं यहाँ पे एक ही एनजीओ, क्योंकि एग्जाम में ये पूछेगा नहीं, बस एक ही एनजीओ के नाम, जो पहला एनजीओ है वो इसके नाम में यहाँ पे नोट कर दिया, वो देख लो, CGSI, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये 1966 में आया था, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पहले कुछ एनजीओ थे, ये पहला एनजीओ है, इसको याद रखना, अपनी कॉपी में नोट कर ले। उसके बाद अब सीधा आ जाओ, हम पढ़ेंगे कि इंपोर्टेंस क्या है, कि कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे उसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो इंपोर्टेंस दोनों के लिए, कंज्यूमर के लिए अकेले इंपोर्टेंट नहीं है ये कंज्यूमर एज वेल एज तुम्हारा जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के लिए इंपोर्टेंस, दोनों इंपोर्टेंस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले कंज्यूमर की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपोर्टेंस है वो देखो। कंज्यूमर इग्नोरेंस, इसका क्या मीनिंग है कंज्यूमर इग्नोरेंस, समझना कि मैंने अभी बोला कंज्यूमर किस चीज के बारे में इग्नोर करता है, क्या है इसका इग्नोरेंस। याद रखना, कंज्यूमर अगर उसको पता नहीं है, अगर क्या मान लो कुछ इसकी बेकार सामान या घटिया सामान उसको मिल गया,
उसके बाद में वो कंप्लेन क्या कहाँ पे करेगा, उसको वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कौन सी सामान लेनी है, कैसे क्वालिटी चेक करनी है, ये सब कंज्यूमर को बतानी है, इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट आया हुआ। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर है उनका कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है मिल गया खराब हो तो मुंह चुप करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। तो यानी बहुत ही फ्यू कंज्यूमर है जिसको हम इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रैशनल कंज्यूमर। हम जितना पेमेंट कर रहे हैं उसी हिसाब से हमें सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से जो कंज्यूमर यहाँ पे मतलब कंपेयर करके सामान लेते हैं। अगर गलत सामान आया तो क्या करनी है, तो उसी को हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। यानी बहुत फ्यू कंज्यूमर है जो उनको सब कुछ पता है, उनको डाटा की कहाँ से लानी है, प्रॉब्लम हो गया तो कहाँ वापस करनी है। तो ये चीज है, तो इनको क्या करने की, जो अनऑर्गेनाइज और जो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है उनको थोड़ा सा एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज वे में डालने के लिए, तो ये प्रोटेक्शन है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है, तो मैं कुछ एग्जांपल में दे देता हूँ यहाँ पे। बहुत टाइम पे ऐसे होता है कि एक कोई आड आता है टीवी में कि चॉकलेट खा लो और दांत दिखा दो उसमें टर्च जलेगा, है ना। और वो एक आता है दूसरी जो जहर पिलाने वाली कंपनी, ये अपनी 6 पैक आप में वो बैटरी चार्ज करवाता है। तो ये सारे फालतू के जो मिसलीड वाला एडवर्टाइजमेंट है, ये दुनिया भर के लोगों को लूटेंगे, तो उसके लिए भी हमें ये ऐप जरूरी है। नहीं, कुल मिला के कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू में कंज्यूमर को वेल एजुकेटेड कराना अबाउट द प्रोडक्ट, ये जरूरी है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, कॉपी में लिख लेना। फिर आ जाओ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, क्यों जरूरी है। लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट, अगर एक बिजनेस को लंबा चलानी है, इन्हें अपनी कस्टमर को पकड़ के रखनी है, तो उसको कंज्यूमर को जो इंटरेस्ट है ना वो बना के रखना पड़ेगा। यानी क्वालिटेटिव गुड्स विद रीजनेबल प्राइस उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज बेच दो कल तो देखी जाएगी, कल कंपनी भाग जाएगी, ऐसा नहीं। अगर तुमको लंबा खींचनी है तो हर चीज को ध्यान देना पड़ेगा। यूज सोसाइटी रिसोर्सेस, यानी बिजनेस की ये बनती है कि देखो, जो हमें बिजनेस प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट यानी सामान किसको बेचेगा, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को। और जो रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ है वो कहां से ऑप्ट करेगा, नेचर से ही करेगा, जो कि सोसाइटी। यानी सोसाइटी की रिसोर्स को यूज करके अगर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, तुम्हारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी को कुछ दे, अच्छे दे। तो यहाँ पे यूज सोसाइटी, इसलिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें मैंने बोल दिया कि यानी यहाँ पे क्या है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ये है कि यहाँ पे तुम्हारा जो क्वालिटेटिव गुड्स है वो रिजनेबल क्वांटिटी में लोगों को प्रोवाइड करना, ये तो मेन चीज है ही। ठीक है, उसके बाद मोरल एथिक एंड जस्टिफिकेशन, नहीं ये चीज अगर तुमने हटा दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तुम बिजनेस कर रहे हो, अपनी सामान किसी को बेच दिया, मान लो वो डिफेक्ट निकल गया, वो तुम्हारे पास आ रहा है, तो तुम्हारे पास आया कि बोला कि आप सामान लिया था, ये देख लो आपकी बिल, ये है, हट जा इधर से, क्या कर लेगा तू मेरा, मैं वापस नहीं करूंगा पैसा। तो ये तुम कितने दिन तक बिजनेस कर लोगे। तो मोरल जस्टिफिकेशन को तुम्हें यहाँ पे मानना ही पड़ेगा और करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, देखो इसके बाद तुम किस तरह ऐसे कर देते हो तो फिर क्या होगा, चुप तो रहेगा नहीं, वो जाएगा ठीक है केस करेगा, केस करेगा तो गवर्नमेंट यहाँ पे तुम्हारे बिजनेस में इंटरफेयर करेगा। गवर्नमेंट बिजनेस में अगर इंटरफेयर कर लिया, तुम्हारा गुडविल गई, रेपुटेशन गया, तुम और सामान नहीं बेच पाओगे, अरे सामान बेकार बेचता है, अरे खड़ूस है, अरे कोई भी इंसान है, कोई नहीं जाएगा उसके पास। कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी जो कोई भी बिजनेस की मेन पर्पस जो है वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर लाइक भगवान, कि वो तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हारे पास अर्निंग आ रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है, तो यानी तुम्हें अपने सामान कंज्यूमर को बेचना ही बेचना है, तो कंज्यूमर के हिसाब से बेचना है, कंज्यूमर जो चाहता है उसको वैसे ही बेचना है, इसको ध्यान रखना, पर्पस ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद दोनों की इंपोर्टेंस हमारा खत्म हो गई। अब आ जाओ राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की जो राइट्स है वो हमें याद रखने के लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूं, तो कैसे याद रखोगे इसको, याद रखना इस फॉर्मूले को, तो कैसे याद रखोगे ध्यान देना। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को अपने राइट पता होना चाहिए, तो हम एक स्लोगन देते हैं, जागो ग्राहक जागो। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक यहाँ पे बनाया कि लिखना है यहाँ पे, राइज चॉइस, यहाँ राइज में RRISE कर देना, राइज चॉइस। इसका मतलब क्या है, राइज मतलब जागना, ठीक है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से मैंने ले लिया राइज चॉइस करके। राइट जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, राइज चॉइस, मैं समझाता हूं क्या है। पहला आर, पहला आर लिख लो, आर फॉर रिप्रेजेंटेशन, आर फॉर रिप्रेजेंटेशन, मैं बाद में समझ दूंगा, अब तुम अपनी कॉपी में लिख लो जो भी देख रहे हो।
आर फॉर रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर कोई कंज्यूमर को कोई गलत सामान मिल गया तो उसकी राइट है वो उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते, ठीक है। फिर दूसरा आर फॉर है रिड्रेसल। याद रखना बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि रिड्रेसल क्या है। मेरे मानना इतना समझ लेना, रिड्रेसल मतलब कंपेंसेशन। अगर तुम्हारे कोई गलत सामान तुमको प्रोडक्ट हो गया, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम हो गई उस सामान की वजह से, तुम्हें अगर कंप्लेन किया, बदले में कंपेंसेशन देगा, उसको बोलते हैं रिड्रेसल। तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट मिलेगा सिक रिड्रेसल, ठीक है, इसको याद रखना, आर फॉर रिड्रेसल। आई फॉर इंफॉर्मेशन, वो तुम जो क्या गुड्स अपनी कंज्यूमर को बेच रहे हो पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर लेवलिंग होता है पूरा इंफॉर्मेशन, उसको ध्यान देना। एस, एस फॉर सेफ्टी, एस फॉर सेफ्टी। ई फॉर एजुकेशन, ई, एस फॉर सेफ्टी, ई फॉर एजुकेशन। सी यहाँ पे तो चॉइस लिखा हुआ है वो ध्यान देना। तो राइट चॉइस यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म हो गया किसका, राइट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। जो 6 राइट्स है वो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 हो गए, ये चॉइस है खुद राइट हो गया। तो राइट चॉइस इसकी शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना। अब यहां पे देखो, राइट टू सेफ्टी हमारे फॉर्म के अंदर था, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, मेक राइट। ऐसे तुम्हारे चॉइस का मतलब कंज्यूमरिज्म, सही चॉइस करके तुम सामान लेना, कोई तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं देगा। रिप्रेजेंटेटिव, यानी आपने खुद की जो कंप्लेन है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है तो कंप्लेन फाइल कर सकते। सिक रिड्रेसल, बदले में कंपेंसेशन। कंज्यूमर एजुकेशन, यही है 6 राइट तुम्हारा, इसको याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद खाली राइट, देखो यहां पे याद रखना, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फंडामेंटल राइट भी इशू करता है। उसको खाली राइट करने से थोड़ी ना कुछ होगा। राइट को अप्लाई करने वाला कौन है, कंज्यूमर। अगर वो उसकी ड्यूटी है, तो याद रखना फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी आती है, यहाँ पे भी सेम। वो राइट्स भी तो आया, साथ में कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो राइट को एक्सरसाइज कौन करेगा, खुद कंज्यूमर करेगा। ऐसे तो नहीं कोई जो सामान बेच रहा है, खराब सामान बेच दिया, उसके वजह से वो तो खुद ने नहीं जा मेरे अगेंस्ट तू केस कर ले, वो करेगा क्या, से कुछ नहीं करेगा, तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, खुद जागना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो भाई ये कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। कंज्यूमर को खुद ही अपनी राइट्स को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कॉशियस कंज्यूमर, यानी वो, यानी ये क्या बोल रहा है, सतर्क रहना, सावधान रहना, मतलब जो कंज्यूमर है वो खुद को यहाँ पे उसको कोशिश रहना पड़ेगा, नहीं तो उसके बदले थोड़ा ना कोई और एक्ट करेगा। फिर कंप्लेन, कंप्लेन तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई और तो नहीं आएगा। क्वालिटी कॉन्शियस, यानी यहाँ पे जो गुड्स है, बहुत सारे गुड्स है, ज्वेलरी से लेके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तक, सबके ऊपर एक मार्क आता है, ये क्वालिटी की मार्क्स। वो क्या होता है मैं तुमको दिखा जाता हूँ। क्वालिटी की जो मार्क्स होता है, किसी भी टाइप की गुड्स खरीदो, उसकी सेफ्टी और क्वालिटी चेक, जो मार्क्स तुमने गवर्नमेंट ने यहाँ पे इश्यू कर रखा है, वो यहाँ पे एक बार देख लो कैसे है। वो यहाँ पे देखना, आईएसआई मार्क्स किसके लिए, ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए आईएसआई मार्क्स कैसे होता है देख लो। वो अग मार्क मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए होता है ये मार्क्स। बीएसआई हॉल मार्क जिसको बोलते हो, वो गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर होता है। प्योर वूल वाला जो होता है उसके ऊपर वूल मार्क्स होता है। इको फ्रेंडली वाला मार्क्स, ये जो मट्टा वाला मार्क्स यहाँ पे है वो है। तो ऐसे मार्क्स तुम्हें देखना चाहिए, तब जाके सामान खरीदना चाहिए, ये मार्क्स इसके ऊपर है कि नहीं है, नहीं तो ये डुप्लीकेट गुड्स है, ठीक है। आगे आ जाओ, तो क्वालिटी हो गया। हाँ, अभी मैं इसके बारे में बोल रहा था, जो ये डोंट मिसलीड बाय द एडवर्टाइजमेंट। कंज्यूमर हमेशा चीजें परख के लेना सीखो। ये फालतू की जो एडवर्टाइजमेंट है ना, डर के आगे जीत है, करके देख लेना, पी के डर के आगे मौत है, मोरोगे साल, ठीक है। तो यहाँ पे देख, डर के आगे जीत नहीं होती कुछ भी। यानी इंसिस्ट ऑफ बिल एंड कैश मेमो, जो पैसा बचाने के चक्कर में, जीएसटी बचाने के चक्कर में हम बिल नहीं लेते, कैश मेमो नहीं मांगते, हाँ ठीक है तू कैश में कर ले, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आना, देखे यहाँ पे इंसिस्ट ऑफ, यानी सामान तुमने लिया, बदले में बिल या इनवॉइस, कैश मेमो जो भी बनता है वो ले लो। उसके बाद ये सारे जो चीज, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आई तो कहाँ पे जाओगे ना, पुलिस के पास। यहाँ पे पुलिस कौन है, किसके पास कंप्लेन करोगे, याद रखना। यहाँ पे जो आते हैं रिड्रेसल एजेंसीज आते हैं, जो कि 3 टाइप में डिवाइड है, 3 टाइप्स में डिवाइड है। कौन सी है वो देखना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ठीक है। एक्चुअली अगर तुम देखो ना, नेशनल लेवल पे कोई बात बनती नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है। तो देखते हैं, तो कितने क्वांटिटी की गुड्स और कितने अमाउंट की गुड्स, कौन सी कमीशन यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे एजेंसी इसको ठीक करता है या कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। देख,
तो पहला आता है सबसे, अगर प्रॉब्लम आ गई तो कंप्लेन कहां पे करोगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। यहां पे देखना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो यहां पे आया, यहां पे एक प्रेसिडेंट रहेगा, मैं दिखाता हूं, यहां पे एक प्रेसिडेंट रहेगा और इसमें एटलीस्ट 2 और मेंबर रहेंगे इनके नीचे। ये जो कंप्लेन लिखेंगे ना, ये गुड्स अप टू 1 करोड़ तक, इनकी कैपेसिटी कितनी है? 1 करोड़। ठीक है, अगर मान लो जो कंप्लेन करने वाला कोई जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने यहाँ पे जो जजमेंट सुनाया उसमें सेटिस्फाई नहीं है, तो वो फर्दर 45 डेज के अंदर अंदर वो क्या जाएगा? नेक्स्ट कमीशन में जाएगा, जिसका नाम है स्टेट को। तो स्टेट कमीशन कितने तक कंप्लेन लॉन्च कर सकती है? 1 to 10 करोड़। अब एक सवाल तुम्हारे दिमाग में होगा कि सर अगर 1 करोड़ की गुड्स हुआ, 1 करोड़ की अप टू 1 करोड़ हुआ, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है वो, तो नेक्स्ट कोर्ट में जा सकता है क्या? जा सकता। ठीक है, ध्यान रखना, इसी केस में जा सकता है इफ नॉट सेटिस्फाइड। स्टेट कमीशन देखना, यहाँ पे एक मेंबर है, 2 ये यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना आया? फॉर 1 to 10 करोड़। कितना आ जाएगा? 1 to 10 करोड़। यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई सेम कंडीशन में सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो विद इन 30 डेज के अंदर ये कंप्लेन नेक्स्ट यानी नेशनल कमीशन में फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ पे कैसे मेंबर है? नेशनल कमीशन में देखना, एक प्रेसिडेंट रहेगा, एटलीस्ट 4 मेंबर रहेंगे, उसमें से एक फीमेल मेंबर भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंप्लेन लॉन्च होगी वो यहाँ पे मोर देन 10 करोड़। अगर यहाँ पे भी बंदा सेटिस्फाई नहीं है, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर वो कंप्लेन कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो ये तुम्हारा शॉर्ट रिवीजन था, किसमें? कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। खत्म करो फटाफट सी, में और भी लेके आ जाऊंगा सारे चैप्टर की, ऐसे 10-12 मिनट की वीडियो। ठीक है जी, चलो बाय बाय।